कुरान का जो 54 और 1, हाँ, सूरह 54 आयत नंबर 1 वो ये कहती है कि चंद्रमा के 2 टुकड़े किए गए थे। मैं सर इसका साइंटिफिक प्रूफ देखना चाहता हूँ। क्या इसका अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है? क्योंकि नासा हो गया, इसरो हो गया, जापान हो गया, ये यूरोपियन की जो स्पेस एजेंसी हो गई, इनमें से किसी ने भी अभी तक, क्योंकि यही ऑफिशियल एजेंसीज है जो इन पर स्टडी करती है, तो हम इन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी और का हम कैसे कह सकते हैं? तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है? ठीक। अच्छा, आपने हमसे वो प्रूफ मांगा उस चीज का कि जो हमारा दावा ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो स्पिरिट ऑफ द मून हुआ है वो एक साइंटिफिक, समझ लें कि या एक फिजिकल वर्ल्ड में हुआ या एक उसकी कोई साइंसी हैसियत थी। हम ये कहते हैं कि वो एक मेटाफिजिकल इवेंट था। किसी भी मेटाफिजिकल इवेंट की आप साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। साइंस की लिमिटेशंस ही हैं कि वो मेटाफिजिकल के चीज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकती। तो ये ऐसा ही है कि मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी जो अकल है, आपके पास अकल है, हर इंसान के पास अकल है, तो उसका आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत नासा ने दिया, आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत कोई यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया। भाई वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा की जो फील्ड है वो आपकी अकल के ऊपर स्टडी करना नहीं है। तो ऐसे ही जो नासा और यूरोपियन एजेंसी है उनकी जो फील्ड है वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक फिनोमेना है उनकी हम स्टडी करें, और जो मौजिजात होते हैं जिनको मिरेकल्स बोलते हैं वो साइंटिफिक फिनोमेना नहीं होते, बल्कि वो मेटाफिजिकल फिनोमेना होते हैं जो अबव साइंस होते हैं। लिहाजा साइंस उसकी कभी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये रहा साइंटिफिक सबूत तो हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा सर। मतलब एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी एविडेंस, यही ना? वी डू हैव एविडेंस, लेकिन आपको एविडेंस डिफाइन करना पड़ेगा कि एविडेंस किसको कहते हैं। एविडेंस की एविडेंस डेफिनेशन क्या है? एविडेंस की डेफिनेशन मतलब यही है, अगर किसी चीज पर हम साइंटिफिक स्टडी करें, वो चीज प्रूफ मिलते हैं तो या। मतलब ये कि एविडेंस आपके नजदीक वही है जो साइंस के है। यस सर। और यही गलत है। इसी पर बात करते हैं कि क्या अब सर, एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक होता है? बट सर मैं साइंटिफिक पूछ रहा हूँ ना। नहीं भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे साइंसी तौर पर ये साबित करो कि आप जो है मौजूद हैं। आप हम्म, साबित नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे भाई मैं मौजूद हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं आपसे। क्यों सर, मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखा सकता हूँ अपना, तो वो और मैं आपकी सांस अपनी ले रहा हूँ, मैं वो तो एक लिविंग बीइंग इंसान हूँ, की मैं बॉडी चल होगी रहा ना, हूँ। वो एक इंसान की बॉडी होगी। मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आप हैं। आपकी बॉडी तो आपके मरने के बाद भी रहती है, उसका तो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका आप केमिकल कंपोनेंट वगैरह जो भी है, जो भी उसके सारी चीजें बता सकते हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, आपका मुझे साइंसी सबूत दें। मेरा मतलब क्या, मेरा मन या सिर्फ मेरी बॉडी? आप बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। चूंकि आप जब मर जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे, बॉडी रहेगी। अब मुझे इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो मैं, एक मिनट रुकिए, मेरी बॉडी रहेगी, मैं मर जाऊंगा, यही ना मतलब? ब्रेन डेड, सिंपल। तो आप तो चले गए। आप ये कहेंगे भाई ये रोहन साहब की बॉडी रखी हुई है, रोहन रोहन पास्ट अवे, ही इज गॉन। हम्म। ठीक, हम्म। बॉडी हम्म। यहां पर है। आपकी बॉडी हम्म। को ये नहीं कहेंगे कि रोहन लेटा हुआ है, ये कहेंगे नहीं रोहन इज बोलेंगे। गॉन, रोहन इज हम्म। नो मोर। तो वो जो है ना हाँ। कि हु इज नो मोर, हु हैज पास्ट अवे, उसको साइंस हम्म। साइंस तौर पर साबित करें। यस, हिज ब्रेन इज डेड, हिज ब्रेन इज नो मोर, हिज ब्रेन इज नॉट वर्किंग नाउ। हुज रोहन्स। हु इज रोहन, उसको साबित करना है ना पहले। ब्रेन तो डेड जब होगा जब वो मौजूद होगा, पहले उसके वजूद को साबित करें साइंसी तौर पर। तो रोहन एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो तो रोहन एक नाम है। भाई मैं तो बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूं। बॉडी को तो हम भी मान रहे हैं कि वो है, लेकिन हाँ तो मैं बात कर रहा हूं रोहन की। रोहन को साबित करो कि वो है मैं हूँ, मतलब साइंसी तौर अगर पर। और देखो। साइंसी तौर पर साबित करना है मुझे। मुझे बताइए कोई साइंसी फार्मूला कि जिससे रोहन साबित होता हो, बॉडी नहीं। एक मिनट रुकिए, आप रोहन को क्या मानते हैं, पहले ये मैं मैं कुछ पूछना चाह रहा मैं घंटा मानता हूं। आप पहले बताओ, साबित करो। हूँ। कि मैं हूँ, यही साबित करना है ना? मेरे जो, हाँ, मैं जो हूँ वो मेरे आप थॉट्स है। हैं ये साबित करना है और साइंसी तौर पर साबित करना है। तो मेरा अगर माइंड चल रहा है, ठीक है, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स चल पा रहे हैं ऑलरेडी। ओके मेरा ओके मेरा एक साइकिक जो एबिलिटी है या रैशनल रैशनल जो थिंकिंग है, वो करने की जो कैपेबिलिटी है, वही मैं हूँ। अब मेरी भाई कैपेबिलिटी नहीं रही, अब सुनिए यू तो सर पहले जस्ट पूरा, हाँ, पहले पूरा तो ठीक सुन लीजिए। ठीक है मेरी जो ठीक है। कैपेबिलिटी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अपने थॉट्स रख रहा हूँ, जो मैं अपना सोच पा रहा हूँ, जैसे आप सोच पा रहे हो, आप भी तो आप वही तो है जो आपका थिंकिंग है। आप अगर आपके थॉट्स चले गए, आप बोल नहीं सकते, आप अपनी शेयर नहीं कर सकते, तो आप रहे ही नहीं ना। ठीक, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, हम्म। ओके। थॉट अब ये जो है, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये जो आई थिंक देयरफॉर आई एम है, ये जो हम्म। आपने स्टेटमेंट दिया और जिसके जरिए आपने रोहन को साबित किया कि रोहन है, क्या हम्म। ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है?
अब थिंक का मतलब क्या हुआ, ब्रेन सेल्स मेरे चल रहे हैं, मतलब ये मेरे ब्रेन के अच्छा मैं इसको मेरे, मैं बोलता हाँ हूँ साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। लर्नर साहब, ये हजरत कह रहे हैं कि ब्रेन सेल्स हैं, तो ब्रेन सेल्स एक ऐसे इंसान के भी होते हैं जिसको 100% डिमेंशिया हो गया। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे 100% डिमेंशिया हो गया, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं आवाज बस कट एक रही है सर आपकी। बॉडी में हूँ, हार्ट चल रहा है, पंप चल रहा है, तो कैसे डिफाइन चले? जी 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 भाई। हाँ तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो अब तो वो थिंक नहीं कर पा रहा ना सही से, उसको डिमेंशिया होगी 100%। सही से वाली बात क्या है, उसके ब्रेन सेल्स तो चल रहे हैं ना। तो अब वो ये नहीं कह सकता ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये वाला आर्ग्यूमेंट तो वो दे ही नहीं सकता। मैं ये भी तो बोला ना, ब्रेन सेल्स चल रहे हैं, उसके एक्टिव है, न्यूरॉन्स में अगर आप उसके इलेक्ट्रिकल ये वाला सिग्नल्स जो कंप्लीट स्टेटमेंट है। है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि आई हम्म, थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक साइंटिफिक, आप इसको साइंटिफिक मानेंगे या आप इसको कुछ और मानेंगे, या आप इसको इंट्यूटिव मानेंगे? देखिए इंट्यूटिव और साइंटिफिक दोनों मिक्स करके अगर हम बोले तो मिक्स ही करना पड़ेगा हमें। नहीं और सर नहीं। एक चीज और बता अच्छा, रहा हूँ, आई इंट्यूशन, थिंक, आई होल्ड ऑन, अगर सर आप इंट्यूशन क्या आप कायल हैं? इंट्यूशन को मानते हैं? इंट्यूशन से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आपकी मिसाल दे देता डेफिनेशन हूँ, में जान लूं। चले चले मैं उसको मिसाल से समझाता हूँ आपको। आपको भूख लग रही सर है एक मिनट साइंसी तौर सर, पर, एक मिनट सर, आपको एक भूख चीज लग मैं रही बोलूं है, सर। इसको साइंसी तौर पर साबित करें। साइंस के तौर पर मैं खाने के लिए ढूंढूंगा, मैं छटपटाऊंगा, मेरी बॉडी ओ भैया, क्रेव आप करेगी। अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं भूखा हूं, साइंसी तौर से साबित करें। वो तो तो भूख लगने का रिएक्शन है कि आप खाना ढूंढेंगे, लूटेंगे, जो भी करेंगे, वो साइंस, वो उसका रिएक्शन है भूख लगने का। लेकिन हाँ, भूख लग रही है, इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो अगर मेरी बॉडी क्रेव कर रही है किसी चीज को, साइंस के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हो ना, ब्रेन जो से एक एग्जांपल देता साइंसी हूँ, तौर ठीक है पर मैं समझ साबित गया, करें कि हाँ समझ आपको, गया। आप कैसे कन्विंस होते हैं कि आपको भूख लग रही है। फौरी तौर पर तो आप लैब नहीं भागते और जाकर अपनी हम्म, बॉडी का टेस्ट नहीं कराते कि यार ये मुझे भूख लग रही है कि प्यास लग रही है या कुछ और लग रहा है। भूख अच्छा लग रही है अच्छा, तो आप भूख लग ऐसे रही कह है, समझ गया आपको समझ फौरी गया तौर पर समझ पकड़ समझ लिया गया जाता है। समझ गया सर, वैसे तो सर मैं इसका मतलब, बायोलॉजी इसका ठीक है मैं मतलब समझ ये गया। है, ये है इंट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम्म, आप बहुत सी चीजों को बगैर किसी शक को शुबे के मानते हैं, यकीन करते हैं, बगैर किसी नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस के। नो सर, ये इंट्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो मैं वैसे बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर नोटिस करो तो जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज लेवल कम होंगे, या कोई सेल्स अगर इस तरह का है, जैसे कि आप अमीबा को देख लो, वो अपने जो फॉल्स फीट लगा के जो खाने की फिराक में जो मूव करता है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है, वो खाने के भूख लगना ही तो हुआ। ओ भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्यों लगती है, वो आप बता रहे हैं क्यों का जवाब कि यूं लगती है, हम्म, इसीलिए लगती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपको भूख लगती है तो हम्म, आपको खुद पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, आप किसी साइंसी एविडेंस को तलाश नहीं करते, यू जस्ट हंग्री, यू जस्ट नो दैट यू आर हंग्री, यस सर, वो मेरे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं ना, यू जस्ट नो, सेल्स। यू जस्ट नो। और ये जो नॉलेज आपको आती है, ये किसी लैब से नहीं आती है, किसी ये कैसे, साइंटिफिक, ये किसी यस सर, साइंटिफिक प्रोसेस के नतीजे में नहीं आती। ये वरना कैसे सिर्फ मिलता है? वरना सिर्फ आज ये लोग जिनको ये पूरा प्रोसेस पता है कि जब भूख लगती है, बॉडी को क्रेविंग होती है, तो कौन से हार्मोन्स हम्म, एक्टिव होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को हम्म, पता होता। आज से हम्म, 2000 साल पहले तो लोगों को पता ही ना चलता फिर भूख लगना किसे कहते हैं, उनको भी तो पता था ना। तो सर 2000 साल पहले क्यों जा रहा है, हम अभी की बात कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ सर, आपको ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि खाना खा, तो वो तो कौन सिग्नल्स आप देता है? वो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि भूख क्यों लगती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जब सिग्नल्स मिलते हैं, क्या आप साइंटिफिक बुनियादों पर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी भी एविडेंस का, आपको पता है साइंटिफिक प्रोसेस ही तो हुआ सर, ये बायोलॉजिकल क्या प्रोसेस है? नहीं हुआ कि नहीं नहीं, एक मिनट, अगर साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस बताइए क्या है। साइंटिफिक प्रोसेस इसमें ये है, अगर मुझे भूख लग रही है, इसका हम्म, मतलब क्या हुआ, कोई सेल ऐसा है जिसको एनर्जी की जरूरत चाहिए, कोई नहीं, क्या मतलब साइंटिफिक हमारी जो प्रोसेस बॉडी है। मैं बताता हूँ साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी एविडेंस के फॉर्म होने का। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आप थ्योरी डेवलप करते हैं। ये है साइंटिफिक प्रोसेस। नहीं, मैं So खाने के starting फॉर्म में बता रहा था starting सर आपको। starting from observation all the way to the theory, you need hypothesis and you need experiment, repeated experiment. तब जाकर आपका साइंटिफिक वो एविडेंस बनता है या साइंटिफिक थ्योरी बनती है। अब मुझे बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप इस थ्योरी से गुजरते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतनी देर में तो आप निमट लेंगे। अरे सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप इस चीज को, दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कोई अगर मैं मिक्स आग नहीं में हो रहा हाथ है, आपके नहीं, सामने आप ये बात आ गई कि एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक नहीं होता। दैट इज द नहीं पॉइंट आई नहीं एम नहीं, ट्राइंग टू से। अब सर जब सुनिए मैंने तो आपसे सर। पूछा कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा नहीं, एविडेंस तो सिर्फ साइंस ही होता है। हमने आपको साबित कर दिया कि एविडेंस अनसाइंटिफिक भी होता है, नॉन साइंटिफिक भी होता है। मसलन आपको भूख लगना, ये आपका इंट्यूशन है, इंट्यूशन जो है वो साइंटिफिक हो जरूरी नहीं है।
हम तो सर आपसे उसका प्रोसेस नहीं मालूम कर रहे हैं। प्रोसेस साइंटिफिक हो सकता है, आपकी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, साइंटिफिक होने का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि जो दिखता है मतलब साइंटिफिक मतलब यही है ना कि मैं आप ये कहना आपको चाहते हो इसके पीछे का साइंस क्या है? हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी बात इसकी है कि नॉलेज हमें है क्या नहीं है, कि स्पिरिट ऑफ द मून हुआ या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अब हाँ। नॉलेज कैसे आती है? आपने कहा सिर्फ साइंस की बुनियाद पर आती है, उसको मैंने डिबंक कर दिया कि आप दुनिया में बहुत सी चीजें को पर यकीन करते हैं और बगैर साइंस की मदद के यकीन करते हैं। मसलन भूख लगना, आपका आप होना, आपका अपना वजूद खुद, इस बुनियाद पर आपको मालूम है कि आपने उसका कोई लैब में टेस्ट नहीं किया, आपने अपने हार्मोन्स नहीं देखे, आपने अपना एमआरआई नहीं करवाया पूरी बॉडी का और देखा कि अच्छा अच्छा ये वाले सेल्स हैं, ये वाले मूव हो रहे हैं, कुछ नहीं। यू जस्ट नो दैट यू एग्जिस्ट। तो ये वाली जो नॉलेज है, ये बगैर किसी साइंटिफिक थ्योरी के या प्रोसेस के या एक्सपेरिमेंट के या हाइपोथेसिस के या ऑब्जर्वेशन के आई है। इट मींस यू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। हाँ ठीक है सर। तो बस जब ये साबित हो गया तो इससे ये पता चला कि एविडेंस का साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है। 1 मिनट सर, Therefore, मैं क्या your कहना चाह रहा claim, हूँ? therefore your claim के स्पिरिट ऑफ द मून के लिए मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए has been debunked. That's all from my side. नो सर, अब मैं बताता हूँ। आप सर थोड़ा सा टाइम देंगे सर मुझे? ठीक है, आपने बहुत अच्छा आपको हो गया भाई? मतलब कैसे हो गया सर? बात तो बोलने दीजिए। जी, आपको भाई टाइमर लगा दे 2 मिनट का। सर मैं पहली बार आया हूँ आपके पास, लंबी बातें करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की सबके सब एग्रेसिव हो जाते हैं आपसे। मैंने आपको 3 मिनट दिए थे, गुज़िश्ता 7-8 मिनट से हम आपसे ही बात कर रहे हैं, 2 ठीक है मिनट सर, रह गए। जी। टाइमर लगा दिया ना? हम्म, ठीक है। तो साइंटिफिक एविडेंस होने का मतलब ये नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप साइंटिफिक एविडेंस देखने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि आपने खुद बोला इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो ऑब्जर्वेशन होता है, पहले हाइपोथेसिस बनती है, इस तरह की चीजें होती है। तो तो साइंटिस्टों ने जो इलाज वगैरह जो करते हैं वो कैसे इलाज करते हैं? ऑब्जर्व करके ही करते हैं ना। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, उस हिसाब से वो उन्होंने अपने हिसाब से इलाज वगैरह किए। यही तो होती है साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि मैं अगर मलेरिया का इलाज कर रहा हूँ तो कैसे इलाज कर रहा हूँ। तो ये साइंटिस्टों ने या जो भी बायोलॉजिस्ट जो भी थे, उन्होंने इस सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट करके तो किया। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ प्रूफ? क्या साइंटिस्टों के थ्रू कोई हमारे पास एविडेंस है? क्योंकि आज हम आप खुद ही जो लाइव स्ट्रीम जो कर रहे हैं, ये भी तो एक साइंस के थ्रू ऑब्जर्वेशन वगैरह इन सब के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो चीज आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या होता था, कभी हम जैसे माना जाता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रही है या पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, इसमें कन्फ्लिक्ट था। लेकिन जब साइंटिफिक थ्योरीज बनी या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस बने तो उसके बाद हमें रियलिटी पता चली। तो मैं रियलिटी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इस तरफ मोल्ड कर दिया है। तो अभी भी मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। अब मेरा क्वेश्चन जहां पर आकर रुकता है कि अगर कोई साइंटिफिक इस तरह का एविडेंस नहीं है, तो अगर मैं कल को कोई भी किताब में एक लाइन लिख दूं कि चलो कल को क्या कहते हैं, सूरज टुकड़ों में टूट गया, 4 टुकड़ों में, तो आप मान लेंगे? क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, बस मैंने एक लाइन ही तो लिख दी है, एक किताब में सिर्फ एक लाइन लिखी कि चंद्रमा के 2 टुकड़े हुए। क्या वो चीज ज्यादा लॉजिकल हो गई या फिर वो चीज जिस पे लोग 100 सालों से रिसर्च कर रहे हैं वो चीज ज्यादा लॉजिकल होगी? सिंपल, इतना इतना आंसर चाहिए सर। हजरत, मैं एक बात कर सकता हूँ इस पे? आमिर सर नो, आमिर सर प्लीज, आपने मुफ्ती सर से बात करना चाह रहा हूँ भाई, एक मिनट। नहीं भाई, कौन होते हैं आप बोलने वाले? हाँ। नो, आप यहाँ पर आप आए हैं, जब मैं मुफ्ती नहीं सर भाई, से बात कर रहा यहाँ हूँ। पर आप आए हैं, बात करेंगे, हम जी। सब बात कर सकते हैं आपसे। सही, अब आपका टाइम देखे, बिल्कुल अनइंटरप्टेड मैंने 2 मिनट दिए और ठीक है सर। आपने किधर की खिचड़ी बनाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी अब आप कभी टाइम इतना कम देंगे और बीच में कुछ ना चाहिए भी बोलिए सारी भाई, बात। बात आप कर रहे थे। अब खामोश रहिए आप। ये 2 मिनट का टाइमर लगा के मेरे ख्याल से कुछ अंडर प्रेशर आ गए थे आपके, यार 2 मिनट मुझे कुछ ना कुछ कहना है, बस कहना है, बस कहते रहना है, डजंट मैटर वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। जी आमिर भाई। जी बहुत शुक्रिया हजरत। आपने जो एक फंडामेंटल पोजीशन और हमारा जो प्रिंसिपल है टुवर्ड साइंस एज एन आर्ग्यूमेंट या एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और द क्राइटेरिया फॉर द ट्रुथ और रिजेक्ट और सिलेक्ट समथिंग, ये आपने जो एक्सप्लेन किया बड़ा जबरदस्त तरीके से कर दिया है। आपने जो बात रखी है वो बेस, इनको ये चीज भी मैं बता चुका था कि अगर आप साइंस के इतने दिलदादा हैं, आपको कयामत तक का टाइम है कि आपने जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, जिनको आप समझते हैं ना कि ये मून की स्टडी के लिए रिसर्च सेंटर्स हैं बड़े बड़े, इवन नासा जो बंदे ने मून के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, जिस बंदे ने स्टडी किया उन श्रिंकिंग को, उन फोल्ड्स को, उस बंदे ने भी ये कहा है कि हमें मून को पढ़ना है अभी और कि मून के अंदर क्या फीचर्स हैं। तो मैं इनको ये चीज कहता हूं, चैलेंज है कि नासा की अभी तक की, अगर ये समझते हैं अभी तक की कोई रिसर्च ये बताए कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये क्लेम दिखाना है आपने
कि वो ये कहें कि मून का स्प्लिट होना ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि खुद उनको पता है कि स्टार्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्प्लिट जो और वापस उनका श्रिंक होना, ये जो है ना ऑन गोइंग एक प्रोसेस है स्टार की फॉर्मेशन। तो ये जो गैलेक्सी सारी खड़ी हुई है ये इसी प्रोसेस के थ्रू हुई है। तो ये मैंने इनको चैलेंज किया था, इन्होंने अभी तक उसका कोई ऑफिशियल रेफरेंस नहीं दिया। ये तो हो गई एक बात आपकी बात है जो आप कर चुके। अब मेरा सवाल है लर्नर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? यस सर। आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना अभी तक? तो यस सर। ठीक है। कोई आपके पास एविडेंस है कि पहाड़ आसमान में उड़ते हैं और उनके पर हुआ करते थे, पंख होते थे? नहीं है एविडेंस। एविडेंस नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सुंदरकांड के अंदर। ये आपके सामने जनाब ये देखें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर है, ठीक है जी। और यहाँ हम चले जाएंगे, इन्होंने ट्रांसलेशन के बारे में बात की थी, ये मैं आपके जाने के बाद भी दिखा चुका था, आज भी इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है जी। ये जनाब मेरे साथ चलिएगा, ये जरा पढ़े अपने लर्नर भाई, आपकी हिंदी मुझसे अच्छी है तो जरा मेरे साथ चल के पढ़िएगा। ये यहाँ से तात पूर्व काल के सत्युग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। जी आगे भी, हाँ यहाँ से। उनके इस तरह वेगपूर्ण उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। जी आगे। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपनी वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। जी ठीक है जी। हाँ आगे भी पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे पढ़ें। 121 से लेके 124 तक सर मैं पढ़ चुका हूँ, सामने पढ़ के आ चुका हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर है। आपको पहले बीजेपी की ई बुक लाइब्रेरी जो है वहां से जेएल शास्त्री साहब का, प्रसाद साहब का तर्जुमा दिखाया, ट्रांसलेशन दिखाया, आपने कहा मैं नहीं मानता उनको। गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी अनुवाद है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो सामने प्रश्न रखा है इसका उत्तर दे दीजिए, या इसको डिनाउंस करें, हाँ मैं डिनाउंस, मैं पिछली बार भी सर मैंने डिनाउंस किया था, अभी भी मैं इसको डिनाउंस करता हूँ। वजह क्यों? क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। ट्रांसलेशन ठीक है? हाँ ठीक है सर। यानी इस जेएल शास्त्री ने ट्रांसलेशन, सॉरी जी हजरत, मैंने कहा किताब गलत हो गई फिर। हाँ सर, इसको पहले और मैंने जितना स्टडी किया, मैंने और भी रेफरेंसेस मैंने पढ़ के देखे। जेएल शास्त्री का तो सर मैं अभी भी नहीं मानता कि कुछ रेफरेंसेस उसमें गलत दिए गए हैं। ये ठीक है, जेएल शास्त्री ने जो ट्रांसलेशन किया डिट्टो ये है, वो ठीक है फिर? हाँ वो ठीक है सर, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ, ये वाली जो बात है ये साइंटिफिकली ठीक नहीं है। क्यों साइंटिफिकली ठीक क्यों नहीं है? उसका क्या कारण आपको नजर आया? पहाड़ों के पंख, अभी कोई प्रूफ अगर पहाड़ों में जाके रिसर्च करने लग जाए, उसको कोई पंख दिखे, इस तरह कोई स्टडी वगैरह मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं मिले तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक हो जी जी हजरत। अब आपको यहाँ से बात, इसका मतलब ये कि अगर एक बात गलत है तो उसकी 10 बातें भी तो गलत हो सकती हैं। नहीं जरूरी नहीं है ना। नहीं अच्छा, ये सिर्फ एक बात गलत होगी, बाकी 9 बातें कभी भी गलत नहीं हो सकती। नहीं ये भी जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक इंसान के अंदर अगर कोई अच्छाई है तो बुराई भी हो, या बुराई है तो जरूरी नहीं कि अच्छाई नहीं होगी। तो ठीक, फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुकद्दस यानी सेक्रेड होली स्क्रिप्चर नहीं है, बल्कि ये एक इंसान का वैसे ही लिखा हुआ एक कथा है। अच्छा, तो उस हिसाब से फिर कुरान भी नहीं है, क्योंकि कुरान वाला जब मैंने मून का स्प्लिट का कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक। जब हम बात करेंगे तो करेंगे, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या जब आपने इसकी गलती को तस्लीम कर लिया, देखो कुरान की गलती को तो हमने तस्लीम किया नहीं, आपने इसकी गलती को तस्लीम कर लिया, तो आपके नजदीक ये एक होली स्क्रिप्चर अब नहीं रहा, ये एक इंसान का लिखा हुआ वैसे ये कथा कहानी है। जिस तरीके से, जिस तरह चाचा चौधरी है और अली बाबा 40 चोर है, ऐसे ये भी है। मैं बताता हूँ सर, देखिए सर क्या हुआ है। आप इसको अब होली स्टेटस क्यों देंगे जबकि आपने उसकी एक बात को रिजेक्ट कर दिया? अभी तो और स्टडी करूंगा सर, मेरे को अभी तक तो नहीं मिला, तो मैं इस बात को नहीं मानता, इस वाली लाइन को नहीं मानता सर। मैं इस लाइन को मैं नहीं मानता, इस लाइन को मैं नहीं मानता। ठीक, अब एक लाइन को न मानने की वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी हो गई कि इसमें 100 लाइनें भी गलत हो। जब एक गलत हो सकती है तो 100 भी गलत हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। हाँ हाँ, ये हर धर्म में पॉसिबिलिटीज है, हर धर्म में पॉसिबिलिटीज है। आपके एतबार से, हमारे एतबार से नहीं है, आपके एतबार से दिस इज योर वर्ल्ड व्यू, दिस इज योर नैरेटिव, ये हमारा नैरेटिव नहीं है। अब जब
सर आपके नैरेटिव के हिसाब से ये लाइन सही है? बीच में नहीं, लर्नर सुन ले, लर्नर सुन ले, बीच में नहीं बोले जी। हाँ, ठीक है हमारे सर। एतबार से तो उसमें कोई गलती नहीं है। आपने इस गलती को तस्लीम कर लिया। जब गलती को तस्लीम कर लिया तो 100 गलतियां भी हो सकती हैं, और जिस किताब में एक भी गलती हो वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता ना, वो मजहबी किताब नहीं हो सकती है। उसको फिर आपको एक इंसानी कलाम वैसे ही मानना पड़ेगा, जैसा कि आप चाचा चौधरी की कॉमिक्स उठा के पढ़ा करते थे। तो ये किस एतबार से होली है, मुझे ये बताइए। तो अगर मुझे इस चीज का, आपको, मुझको, अगर हमने कोई ज्यादा स्टडी नहीं कर पाई है और हमें लगता है ये चीज गलत है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट तो मैं इसको गलत ही बोलूंगा ना। तो आप एट प्रेजेंट पूरी किताब को गलत बोलें, या पूरी फिर किताब ये को क्यों बोले? अगर कोई इसलिए इंसान के कोई बुराई है तो अच्छा भी तो हो सकती है। वो मुकद्दस किताब है, या तो फिर ये कहें कि ये इंसानी कलाम है, इसका खुदा से कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ लोगों ने गढ़कर स्टोरियां बना दी हैं। ठीक है, हमें भी कोई मसला नहीं है भाई, बहुत सारी कहानियों की किताबें जो है वो फिक्शन बेस्ड नॉवेल मिलते हैं, ये भी एक फिक्शन है। तो ये तो आप इसको तस्लीम कर लें, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये किताब होली है, तो फिर जो सेक्रेट किताबें होती हैं उसमें इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं जिनको आप हरकत मान रहे हैं, जिनको आप गलत मान रहे हैं। जी ठीक है सर, आपने बोलिए सर, अब मैं बोलूं सर? आप इसी किताब के ऊपर बात करनी है। अच्छा, ओके, इसी किताब के ऊपर बात करनी है। जी। आपका ये मेन मोटिव है कि इस किताब को गलत बोल दे, हमारी किताब के बारे में कुछ मत बोलना। नहीं बोले, कमाल है। आप तो बोलते ही आ रहे हैं, उसी ने तो देखिए, यहाँ पर देखिए बात ये है, दो चीजों में सॉरी दो चीजों में मेरा भाई छोटा लर्नर भाई फर्क समझना है। Yes, sir. आप जिस चीज को गलत कह रहे हैं, हम उस चीज को ठीक मान रहे हैं। तो अभी तक हम अच्छा। जब कुछ चीज को डिस्कस करेंगे ना, तो उसके बाद फिर फैसला होगा। मगर मसला यहाँ ये पड़ गया है कि अनफॉर्चुनेटली हम जिस चीज को गलत कह रहे हैं, आप भी उस चीज को गलत कह चुके हैं। Exactly. फर्क समझ आया आपको? जी, जी में सर। फर्क समझे। जो हाँ, मैं चीज कह रहा अभी डिस्कशनेबल है वो है, आप इसको कह रहे हैं गलत, हम भी कह रहे हैं गलत। ऐसे ही आप गलत कह ठीक रहे हैं है। रामायण के इस सारे वाक्य को। ठीक है सर, गलत है हम। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब आगे बढ़े? तो जी जी, अब आगे बढ़ते हैं हजरत, तो सर आगे अब मैं बढ़ते हैं अब मैं इनके साथ। अब मैं कहना चाहता हूँ सर, आपका ये वाला डाउट जी। क्लियर हो चुका है। अब मैं जो बोलूंगा सर 2 नहीं, मिनट तक क्लियर किधर please हुआ है? कोई एक disturbance- मिनट भाई, क्लियर किधर हुआ है? अच्छा, तो अब क्या रहता है सर? आपने बोला कि ये गलत लाइन गलत है, सही है कि clear नहीं है, मैंने बोल दिया गलत है। अब तो डाउट बढ़ गया है कि हम बढ़ अभी गया। तक अभी तक ये मान रहे थे, हम सिर्फ मान के चल रहे थे कि भाई ये जो रामायण वगैरह किताबें हैं ये सारी वैसे ही लिख दी गई हैं। आपने तो आके मोहर लगा दी कि हाँ जी बिल्कुल ये बेकार किताबें हैं, इनका होली वोली से कोई मैं पूरी किताब को बिल्कुल। थोड़ी बोल और रहा हूँ। दूसरी बात ये नहीं, है, मैंने पूरी और किताब दूसरी को बोला, बात मैंने हजरत पूरी ये किताब है मैंने कि पूरी दूसरी किताब को तो बात- बोला ही दूसरी- नहीं। अच्छा भाई, अच्छा, दूसरी पूरी किताब अभी मैं 5 और चीजें निकालूंगा, फिर आपने कहना इस पे नहीं बात करें मैंने। हाँ वो ठीक है, हजरत, लेकिन मैं एक एक तो करके सिर्फ बात तक होगी तो ही कुछ होगा देर ना तक सर, वो समझ रहा क्लियर। था, कुछ देर तक मैं हजरत यकीन करने वाला था कि हनुमान जी ने जिस पहाड़ को उड़ाकर लेके गए हैं, एक शिवनी बूटी चाहिए थी, जिस बूटी के चक्कर के अंदर वो पूरा पहाड़ी उठा के ले गए। तो मैं यकीन करने लगा था, हो सकता है उस पहाड़ के पंख हों, नीचे से जी। सिर्फ थोड़ा सा हनुमान जी ने सहारा दिया, वो पहाड़ पहले ही उड़ रहा हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की वजह से स्पेस में धक्का दिया जाता है। उसने पकड़ के एक को गलत कहा, दूसरा भी गलत हो गया जी जी कि हनुमान जी ने पहाड़ उड़ाया होगा। वो भी जी, गलत है ना लर्नर भाई, या है जी, कोई पॉसिबल? कुछ एरोडायनामिक्स का मतलब होगा, इसलिए कुछ हेल्प लगा दी हाँ होगी। ठीक है सर, तो हाँ, आपने एक पॉइंट अब मैं बोल लेता हूँ सर, अब आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना पक्का? ओ भाई इतनी देर में तो मैं होता आपकी जगह बोल देता। आपको यहाँ नहीं पर तो क्योंकि पिछली बार भी जब बात हुई थी ना, पिछली बार क्या हुआ था, अगर गड़बड़ बोलोगे तो रोकेंगे, सही बोलोगे तो सुनेंगे। मतलब जी। आपके फेवर में बोले तो हम सुन लेंगे, गड़बड़ बोलोगे हमारे तो हम फेवर रुक में जाएंगे। क्या कमाल है। तो आप क्या कमाल है भाई, हम तो ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग आते हैं, आप हमारे ऊपर, अब देखो तो ओपन आपने प्लेटफॉर्म है तो सर टाइम दोगे मुझे बोलने का? इल्जाम लगा दिया, हमने आपको हम्म। किक आउट किया नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि हम आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है सर, ओके ठीक है। ये अब मैं हजरत बोल- असल में ये है, ये भाई As लर्नर long भाई, as आप blasphemy ना अब करें। मैं बोल लूं सर, लर्नर बोलने भाई एक देंगे चीज, सर? मेरी बात सुन एक मिनट लर्नर, मैंने पहले भी कहा है, नखरे नहीं, जो छोटे बच्चों वाली आदत होती है ना, ये मुझे निकाल रहे हैं, मुझे ये अच्छा, कर रहे हैं, जो आपका ठीक है। पॉइंट है आप कहो, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे मौका दें। मैं इतनी सी बोल बात तो रहा करो। हूँ इतनी देर ये से तो कि मुझे मैं बोलने बोलना नहीं चाहता दे हूँ रहे, कुछ। मेरे साथ ज्यादती कर दी, मुझे खाना कम दिया, बड़े भाई को रस ज्यादा दिए, ऐसे नहीं, ये नखरे ना करें, अपनी बात रखें मेरा भाई जी, जल्दी से रख लें। मैंने सर से पूछा था मून स्प्लिटिंग के प्रूफ के बारे में, आमिर सर ने मुझे बोला था कि मून पर कोई क्रैक है, तो मैं इसका दलील ये देना चाहता हूँ कि मून पे क्रैक वाली जो बात है, अगर आपके हाथ में कोई हल्का सा कट या ओहो, खरोच पड़ जाती है तो इसका नहीं, मतलब- ये फिर गलत हाँ, गलत ये बात कब कर कहा रहे भाई आपने? हैं। मेरे पास ही आए थे, सुने जरा, मेरे जी। पास ही आए, इन्होंने आकर कहा मून स्प्लिट होने का कोई प्रूफ है आपके पास? मैंने उस वक्त भी इनको कहा कि अगर साइंस की बुनियाद पर आप हमारे साथ पूछना चाहते हो, मेरी पूरी वो वीडियो मौजूद है, अगर कहोगे क्लिप भी लगा दूंगा। उस पूरी वीडियो के अंदर कहा साइंस हमारे लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है,
मून के बारे में जो रिसर्च सर्कुलेट कर रही है उसमें एक जगह पर नासा ने एक बात की थी, वो ये बात थी कि मून के ऊपर, और मैंने वहां पर बताया था कि हमारे यहाँ जो ये मून स्प्लिटिंग की बात है इसमें दो बड़ी आरा मैंने अभी तक पढ़ी हैं उलमा की, वो भी एक्सप्लेन की थी। एक मैंने की थी मून इक्लिप्स की, इंशिकाक को कुछ लोग इक्लिप्स कहते हैं, तफासीर के अंदर मैंने पढ़ा। एक वो अंडरस्टैंडिंग देते हैं और दूसरी देते हैं कि लिटरली मून स्प्लिट हुआ था, जिसको मोजा कहते हैं। साइंस हमारे लिए ना कभी प्राइमरी एविडेंस रहा है ना कभी आगे होगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस रिसर्च है। ये उस वक्त बात की थी। फिर मैंने एक आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने ये दो राय दी, मैंने साइंस की बात के ऊपर नासा की बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो मून की स्टडी की है उसमें उन्होंने कहा है कि 12 मील गहरा एक और कई किलोमीटर लंबी एक क्रैक है, जिससे पता चलता है मून एक्टिव है, वो आपस में श्रिंक हो रहा है, जैसे बाहर से उसको पुश किया गया है, जिस तरह पेड़े को बनाने के लिए पुश किया जाता है। वहां मैंने एक जुमला बोला था, ये लर्नर मैं जुमला बोलने लगा हूं, तुमने तस्दीक करनी है। मैंने कहा ये अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि ये मून स्प्लिट हुआ है जिस वजह से ऐसे, ये मैंने जुमला बोला था उस वक्त भी। मैंने कहा, उन्होंने कहा ये श्रिंक हो रहा है, मून स्प्लिट के बारे में उन्होंने कोई जुमला नहीं बोला, ये मैंने बोला था वहां। यस सर। तो फिर मैंने कैसे ये एविडेंस दिया है ना, मतलब एविडेंस तो फिर मैंने कब ये कहा, आप मेरे ऊपर गलत बात कर रहे हो कि मैंने ये कहा कि मून स्प्लिट का प्रूफ, चलो जी वो क्रैक पड़ा हुआ है। मैंने इंफॉर्मेशन मतलब नहीं है प्रूफ, मतलब नहीं है प्रूफ ना सर, प्रूफ चाहिए ही नहीं है, यही तो बता रहे हैं, पहले भी यही बताया, प्रूफ हमें चाहिए ही नहीं। आपको आपने कहा कि प्रूफ नहीं है, नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आपने जो है स्ट्रॉमैन कर दिया। साइंटिफिक एविडेंस, आपको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए ना? यस सर। अच्छा, साइंटिफिक एविडेंस को डिफाइन कीजिए, क्या होता है? आप फिर वही सेम जो पिछली जो स्ट्रीम थी ना सर, आपने उसमें सेम सवाल सेम जवाब सेम बात है, तो सेम। ठीक है सर, तो ठीक है सर, डिफाइन करना है। ठीक है सर, एक मिनट। डिफाइन वाली बात तो सर वो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हो चुकी थी हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भूल गया और हमारे ऑडियंस भी सारे भूल गए, सब लोग जो कुंज ज़हन है। अब आप बताएं, आप ही लर्नर है ना जी। अगर हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कितनी चीजों को हम प्रूव कर पा रहे हैं, तो वो साइंटिफिक एविडेंस है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपेरिकल डेटा की बुनियाद के ऊपर जब आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे, इंपेरिकल डेटा को, और उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके नतीजे में थ्योरी आप डिफाइन करेंगे, पेश करेंगे, तो ये साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर होने वाला एक साइंटिफिक एविडेंस है, राइट? यस सर। ओके, अच्छा, आपको पता है कि इस्लाम में जो मून स्प्लिटिंग है उसको क्या कहा जाता है? उसका क्या मतलब, उसके लिए क्या लफ्ज बोला जाता है? मिरेकल। मिरेकल। अच्छा, मिरेकल को डिफाइन कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि साइंटिफिक से जो बिल्कुल परे हो। मिरेकल को डिफाइन करें भाई, मिरेकल को डिफाइन करें। मिरेकल विच इज अनसाइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक से जो हमें समझ में ना आए, हमारे जो क्या कहते हैं जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के बाहर जो चीज बियॉन्ड हो और जो एक मेटाफिजिकल रियलिटी रखता हो, वो मिरेकल है। ठीक है, तो जो फिजिकल, अच्छा, साइंस का जो स्कोप है वो फिजिकल वर्ल्ड है, और मौजिजा जो है मिरेकल, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाई कर दे। तो फिर आप फिजिकल रियलिटी और फिजिकल लॉस की बुनियाद के ऊपर किसी भी मिरेकल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। और इसका मतलब मुतालबा करना, इस पर ये साइंटिफिक एविडेंस का मुतालबा करना ही गलत है। अच्छा, मतलब हम कि नहीं, मुझे इसका साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, तो इसका मतलब ये कि आप खुद साइंस नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने ये जुमला बोला था कि एविडेंस चाहिए ही नहीं है। ये जुमला मैंने साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही बोला था जी। साइंटिफिक मतलब हम साइंस का ये स्कोप ही नहीं है। यस सर, इसका मतलब साइंस मैदान से बाहर कदम रखेगी तो लड़खड़ाकर गिर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब कुरान की किसी आयत में कोई साइंटिफिक वो चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा। हम कतन दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि let me clear my position। हो सकता है कि आमिर भाई को इससे इख्तिलाफ हो, let me clear my position। मैं हरगिज इस चीज को नहीं मानता हूं कि कुरान और साइंस में हमेशा जो है हम एक दूसरे को कंपैटिबल दिखाते रहें। ऐसा हो सकता है कि कुरान की कोई बात साइंस के खिलाफ हो, बिल्कुल हो सकता है। एग्री। और अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ लर्नर, एक मिनट रुकना, गौर से सुनना एक चीज। हजरत ने बात की है, मैं बिल्कुल उससे एग्री हूँ। हमें साइंस के पीछे दौड़ने की या उसमें कंपैटिबिलिटी ढूंढने की कोई इतनी अशद जरूरत नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ द एविडेंस, पोर्ट्री एविडेंस है, कोई बंदा उसको लेकर चलना चाहता है जरूर डिस्कस करे, दरवाजे खुले हुए हैं। हम जरूरी नहीं है कि कंपैटिबिलिटी के ऊपर बैठे। एक बात मैं ये करना चाहता हूँ लर्नर, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये जो जुमला बोला ना आपने कि इसका मतलब है कि कुरान में कोई भी चीज साइंटिफिक, खुद जब जुमला बोला है ना कि उसको मिरेकल कहा जाता है, कुरान में बात जगह पर मिरेकल्स की डिस्कशन है, बात जगह पर साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की हुई है।
दो अलग चीजें हैं। जहां मिरेकल की बात है वहां खुद हम ये चीज मानते हैं कि मिरेकल साइंटिफिक realm के अंदर या ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल एविडेंस के अंडर नहीं आता है, इसीलिए उसको मिरेकल कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये चीज समझनी है कि पूरे कुरान की बात नहीं हो रही, मिरेकल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है जो खुद आपने कर दी। दूसरी बात मेरा भाई ये है कि ये जो आप कह रहे हो ना कि इसका मतलब ये है साइंस, उसका मतलब ये है कि अब आपने प्रूफ देना है जो मैंने आपसे मांगा हुआ है। क्या प्रूफ है, याद है आपको? क्या प्रूफ सर? हाँ, ये विंग्स वाला? नहीं विंग्स का नहीं, वो तो आपने वैसे ही गायब कर दिया ना। अब आपने प्रूफ देना था कि नासा की ऑफिशियल साइट में ये स्टेटमेंट आई है कि मून स्प्लिट होना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये रिसर्च मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, कभी ऐसा हाँ। हुआ ही नहीं। ठीक है सर। तो सर मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ, इसका जवाब मैं पिछली आपकी जो वाली वीडियो में दे चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें मैंने ये बोला था कि मैंने कभी इस तरह की कोई दलील दी ही नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर तो बस पॉसिबल फिर तो फिर पॉसिबल तो बस फिर यहाँ पर ये पॉसिबल तो फिर ये भी है, जैसे जब मैं बोलता हूँ कि माउंटेन स्केलिंग अनसाइंटिफिक है, बट उस टाइम पे आप बोलते थे कि गलत है, बट अगर मैं मून स्प्लिटिंग की बात करूँ तो अब वो मेटाफिजिकल हो जाता है। नहीं नहीं सुनो जरा, हाँ फर्क समझो, ये देखो तो मिक्स ये हो गई दो दोगलापन चीजें, हुआ फर्क ना सर समझो। ये कि नहीं मतलब नहीं आपका नहीं मून स्प्लिट समझाता के हूँ, टाइम पे मेटाफिजिकल हो गया, बट समझाता माउंटेन हूँ, के विंग्स पर वो अनसाइंटिफिक हो गया। समझाता हूँ। अब समझो, आपको याद होगा जब मैंने सबसे पहले ये माउंटेन्स का एविडेंस रखा था ना, तो मैंने आपसे कहा था माउंटेन्स की फॉर्मेशन के ऊपर, याद रखो जब माउंटेन्स फ्लाई कर रहे थे तो देयर मींस उस वक्त पृथ्वी पर एटलीस्ट उन हिस्सों के अंदर माउंटेन्स नहीं थे, क्योंकि माउंटेन्स के पंख कटने पर वो गिरे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि माउंटेन्स जब पंखों के साथ उड़ रहे थे सर्व दिशाओं में, उस समय पृथ्वी पर माउंटेन्स नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट उस एरिया में जहां वो गिरे हैं। ठीक है, अच्छा यस सर। तो इसका मतलब यह है कि वहां उन एरियाज में माउंटेन की फॉर्मेशन उस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई जिसको नॉर्मली जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, उसमें माउंटेन्स को ऊपर से गिरना चाहिए। ऐसा ही है ना? ठीक है सर। एग्जैक्टली मैं ये आपको कह रहा हूं, आप वहां भी मैंने कोई डबल स्टैंडर्ड आप कह रहे हो जी ये हिपोक्रेसी फलाना है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं आप मुझे माउंटेन्स की फॉर्मेशन के ऊपर कोई पॉसिबल अदर थ्योरी दिखा दो। तुम के यहां वो कह रहे हो नहीं जी अभी इस पे सर्च चल रही है कि माउंटेन्स इन तीन तरीके से फ्रैक्चरेशन के या प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके मर्ज होने से या श्रिंक होने से माउंटेन्स पॉप अप होते हैं, इनके थ्रू नहीं है, बल्कि और भी थ्योरीज हैं कि माउंटेन्स और तरीके से भी आ सकते हैं। मुझे इस तरह का कोई दिखा दो। आप डबल स्टैंडर्ड तब होता है जब मैं ये कहता कि नहीं आप मुझे दिखा रहे हो कि माउंटेन फॉर्मेशन होने की और तरीके हैं, जबकि मून स्प्लिट के हवाले से मैं आपको जनाब साइंस के पीछे भगा रहा हूं। मैंने तो ये बात ही नहीं की। ठीक है सर, तो अब मैं बोलता हूँ। हाँ, माउंटेन्स फॉर्मेशन जो है, माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर साइंस ने, इस पर जरा बता दो। ठीक है मैं बता रहा हूँ। माउंटेन फॉर्मेशन की जितनी भी साइंसेस है, इस पर पहली बात कोई स्टडी नहीं कर रहा है कि माउंटेन स्केलिंग पॉसिबल हो सकते कि नहीं हो सकते। क्यों स्टडी नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा एक एब्सर्ड बात हो जाती है। सेम चीज जब हम मून स्प्लिटिंग, एक मिनट सॉरी क्या है? एक एब्सर्ड हो जाता है ना ये चीज, तो कि ये क्या चीज एब्सर्ड होती है? माउंटेन्स के विंग्स होना, इसलिए उस पर ना ही कोई रिसर्च हुई ना ही इसकी फॉर्मेशन पर कोई। विंग्स की बात ही नहीं मैं कर रहा, आप इसका मतलब समझे नहीं सारी बात। मैं कह रहा हूं माउंटेन्स की स्टडी में किसी ने इस थ्योरी पर बात की है कि माउंटेन्स जमीन के अंदर के पॉपअप्स नहीं हैं, यानी वो प्लेट्स ऊपर में श्रिंक होकर ऊपर की तरफ नहीं निकली, या लैंडस्लाइडिंग के नतीजे के अंदर कोई चीज सामने नहीं आई। किसी तरह के 3-4 किस्म के माउंटेन्स बताए जाते हैं, वो फॉर्मेशंस नहीं है, बल्कि कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो लगता है कि ऊपर से खुबे हैं, गिरे हैं। किसी ने ये बात की हो? ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। एग्जैक्टली, क्यों नहीं है भला? क्यों नहीं है मतलब होगा ही नहीं, और क्या? नहीं क्यों नहीं है, सवाल ये है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा हुआ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हुआ ही नहीं है, तभी तो नहीं है। एग्जैक्टली, तो फिर उधर आप कैसे कह सकते हो कि साइंस का दरवाजा अभी खुला है, क्वाइट पॉसिबल बाद में आ जाएगी। मैं ये मून स्प्लिटिंग के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, मून स्प्लिटिंग के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर भी अगर आप ये मुझे दिखाएं कि वो ये कहें कि नहीं हमारी मून के ऊपर रिसर्च मुकम्मल हो गई है। अगर मून के ऊपर रिसर्च मुकम्मल हो गई है, चंद्रयान 3 के जाने के बाद, इसरो डिपार्टमेंट आज नई डिस्कवरीज कर रहा है मून के बारे में। उनको कुछ और मिनरल्स वहां पर नजर आ रहे हैं जो शॉकिंग हैं, और कई चीजें उनको मिल रही हैं जो पहले लोगों को, नासा को या रशिया के डिपार्टमेंट्स को या चाइना के डिपार्टमेंट को नहीं मिली, इसलिए इसरो वहां पर गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी ऐसी जगह के बारे में जिस जगह को कंप्लीटली कवर ही नहीं किया गया, उस जगह के बारे में आप ये कैसे कह सकते हो कि नेक्स्ट वो पॉसिबल ही नहीं है या हो ही नहीं सकता ऐसा, या कोई एविडेंस नहीं है तो लिहाजा इसको मानना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दरवाजा खुला है।
इसी तरह ठीक मैंने है कहा सर। था कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन के बारे में अगर दरवाजा खुला है वो दरवाजा खुला ही दिखा दो, ये मैं कह रहा था, मगर वहां खुद असल मान में लिया कि दरवाजा बंद है। हाँ सर, मैं आमिर बताता हूँ भाई इसके लिए भी। अब इसमें मैं मैं एक बताता हूँ बात सर। ऐड करूंगा, जरना साहब एक मिनट। लोगों ठीक को है। असल में ना आमिर भाई ये लगता है कि चांद पे जाना या मार्स पे जाना ऐसा है कि जैसे कोई खिलौने की बॉल होती है, उसके ऊपर चले गए, 4 चक्कर काट के आगे पूरा दुनिया घूम लिया, पूरा चांद घूम लिया, पूरा मार्स घूम लिया। मार्स भी एक गोल, एक मतलब प्लेनेट की तरह है, उसका एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। वहां तो अभी आप कुछ कहते हैं ना, वो स्पॉट्स पे एक 4x4 कमरे जितनी जगह पे आपने किए हैं रिसर्च कंपैरेटिवली उसके साइज के। अर्थ भी अभी आपने 100% आपने एक्सप्लोर नहीं की है। डेप्थ ऑफ ओशंस में आप नहीं गए हो, अमेजोन फॉरेस्ट के आप जो है वो डेप्थ में नहीं गए हो, तो चांद की बात ही मत करो। कि जैसे आमिर भाई ने बोला कि अभी तो वहां पे ओपन है, डोर ओपन है, लेकिन जो आप ये माउंटेन हैड विंग्स वाली बात है, ये तो सीधी सी बात है ना कि माउंटेन वेयर लिविंग थिंग्स, ये जिंदा चीज थी। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ ठीक है, एक्नॉलेज सर। आपने वैसे लगभग मेरे को काफी सपोर्ट कर दिया इस मामले में। मैं आमिर सर, मैं आपके लिए ये बोलना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने बोला कि यहाँ की भी, अर्थ की भी हमारी कोई कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। अब या तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, मैं इसको भी सपोर्ट कर सकता हूँ ये बोलकर कि अभी माउंटेन्स की कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है, या फिर अर्थ की कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है, ये कह के मैं टरका सकता हूँ। दूसरी चीज सर, नहीं नहीं दूसरा सुने पॉइंट भी सुने, एक मिनट सुनिए, रुकना, यही दूसरा रुकना है, पॉइंट नहीं सर, यहाँ रुकना, दूसरा पॉइंट सुन लीजिए सर। फुल स्टॉप यहाँ, उसकी वजह बताता हूँ। ये जो है ना कि दरवाजे खुले हुए हैं, आपको उस वक्त भी मेरा छोटा भाई, आपको समझ ही नहीं आई थी मैंने आपसे डिमांड क्या की है। यहाँ फुल स्टॉप लगा के मुझे कोई जियोलॉजिस्ट जो माउंटेन्स की स्टडी करते हैं बताएं कि माउंटेन्स फॉर्मेशन की थ्योरीज जो कॉइन की गई हैं या जो पेश की गई फॉर्मेशन की जो रिसर्च अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, अभी और भी फॉर्मेशंस की हैं। यही तो मांग रहा हूं तब से। आपको ठीक है मून सर। के, याद रखें, मून के बराबर मून स्प्लिट और माउंटेन्स फॉर्मेशन जो तरीकाकार रामायण के, वाल्मीकि रामायण के अंदर बयान, जिसको आप गलत कह चुके हैं और फिर आप थूका हुआ चाट रहे हैं, यानी गोबर ना देखकर नहीं, उसको अगर मैं टेस्ट कर मून रहे हैं। अगर मैं माउंटेन्स के सुने विंग्स को रुके गलत जरा, बोल रहा हूँ, तो रुके, मून की हाँ स्प्लिटिंग रुके, को भी मुझे गलत पता बोल रहा दिक्कत हूँ। है, मैं दोनों मुझे चीजों पता को गलत दिक्कत है। बोल रहा हूँ। मून स्प्लिट मैं को दोनों गलत चीजों बोलने को के गलत लिए बोल रहा हूँ। आपके पास मून स्प्लिट को गलत बोलने के लिए आपके पास ऑथेंटिक और कंक्लूडेड रिसर्च चाहिए, जो कि आप खुद मान रहे हैं कि नहीं है। मैंने कब क्लेम किया है? मैंने अभी आपने कह दिया मैं मून स्प्लिट को, मैं चैलेंज करता हूं, नासा की कोई ऑफिशियल रिसर्च, इसरो की कोई ऑफिशियल रिसर्च हो, साइंटिफिक बेसिस पर, एकेडमिक बेसिस पर, जो ये कहे मून स्प्लिट होना पॉसिबल ही नहीं है, हुआ ही नहीं कभी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मून कभी स्प्लिट हुआ हो। पेश कर सकते हैं? उस वक्त तो कह रहे थे मैंने कभी कहा ही नहीं, मेरी ऑडियो चला लें, वापस हाँ आए। तो दो चीजों में आपने फर्क ऑडियो चला समझे, ली रुके थी, रुके मेरा आपने भाई, ऑडियो रुके चला ली जरा। थी, आपको पता चल गया था, नहीं कहा मैंने ये। दो चीजों में फर्क समझना है। एक है माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर दरवाजा खुला हुआ है, गो अहेड, जाएं साइंटिफिक रिसर्च, जियोलॉजिस्ट की ऑथेंटिक एकेडमिक रिसर्च यहां पर पेश कर दें कि वो कहें माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है उस पर जितनी थ्योरीज या जितनी रिसर्च पहले की गई है वो इनकम्प्लीट है, अभी हो सकता है कि कोई और थ्योरी आए माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में, दे दें। मैं यहां बैठा हूं, दे दें। ठीक है सर। अब मैं बोल दूं सर, बात ये है कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि ऐसा कोई मून के लिए आप बोल रहे पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ, आप कोई ऐसी रिसर्च दिखा दीजिए माउंटेन्स को लेकर जो ये बोले कि माउंटेन्स के विंग्स होना पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ ये कच बहसी, सॉरी, मैं हजरत मेरे ख्याल से अवे हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में अगर आप पाक है तो पॉसिबल वाला नहीं दिखा, एक रुके, नीचे रुके, कैसा कच बहस आदमी है? आमिर भाई ये क्या कह रहा है? मतलब एक कैसा आपको बात, कैसा कच बहस आदमी है? एक जुमला सुन ले, मैंने इसको क्यों उतारा है, अकनॉलेज भाई उसके बाद बोलिएगा। सॉरी, एक मिनट, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। कैसा कच बहस आदमी है? खुद माउंटेन्स के पंख होने को अनसाइंटिफिक बोल चुका हुआ है, ऐसा जिद्दी और अड़ियल आदमी है कि फिर उसको डिफेंस कर रहा है साइंटिफिक बेसिस पे। ऐसा तो मैं भी कह सकता हूं ये है वो है, इसका मतलब ये है ये सिर्फ बहस करना चाहता है। एक मिनट जरा रुकिएगा, इससे एक जुमला ले लूं। आपने थोड़ी देर पहले वाल्मीकि रामायण के उस श्लोक को अनसाइंटिफिक कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, तो फिर उसको डिफेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये मून की स्प्लिटिंग जब मैं गलत बोल रहा हूँ तब आप वो नहीं मान रहे। मून की स्प्लिटिंग को हमने साइंटिफिक ग्राम के अंदर रखा नहीं, फिक्स्ड, स्टिक रहो उसके साथ, अगर सिंसियर हो ना, सिंसियर हो। माउंटेन्स फॉर्मेशन को अनसाइंटिफिक कहा था वाल्मीकि रामायण की थ्योरी को कि नहीं? यस सर। तो डिफेंस क्यों कर रहे हो आप? शर्म नहीं आ रही? शर्म क्या, जब मैं उसको गलत बोला तब आपको, तब आप उस भाग यहाँ से। एक्नॉलेज इस्लाम भाई बात कर लें आप, चल भाग जाए यहाँ से, चल। मैं यही कह रहा था
लर्नर को ये नहीं पता है कि ये बोल क्या रहा है। पहले तो यही बात है कि जब हम ये बोलते हैं सेंटेंस में कि माउंटेन हैज विंग्स, यानी आप ये क्लेम कर रहे हो कि माउंटेन लिविंग थिंग है, क्योंकि किसी जो मरा हुआ चीज होती है उसका तो कोई विंग नहीं होता ना उस जमाने में। आज तो एरोप्लेन को हम उसको विंग बोल देते हैं, लेकिन ये किस विंग की बात कर रहे हैं? ये तो कोई और ही विंग है, ये तो सिंपल सी वो बर्ड वाली विंग है। तो आप मतलब किस चीज को कहां पे कंपेयर कर रहे हो और फिर उसको बोल रहे हो कि जी अगर ये गलत है तो मून का जो स्प्लिटिंग भी गलत है। हालांकि वो मून की स्प्लिटिंग जो है दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, उसमें तो अभी फुल स्कोप है कि आपने मून को कभी जो है वो पूरा, अभी जैसे आपने बताया कि आपने अभी तक उसको पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है, ना कि उसमें कोई डोर शट है कि जी कभी स्प्लिट ही नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कोई पागल इंसान भी नहीं इस दो चीजों को कंपेयर करेगा कि मून हैज विंग्स एंड मून कैन नॉट बी स्प्लिटेड। एग्जैक्टली। वेलकम करते हैं सही मुस्लिम भाई को। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम भाई कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम आमिर भाई, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। जी वालेकुम जी सलाम जी, वेलकम वेलकम वालेकुम भाई। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही मुस्लिम जी जी जी। मैं ये जुमला बोलने लगा था, सही मुस्लिम भाई आप भी तबसरा इस पे कीजिएगा। फिर मैं ये कहने लगा हूं कि एक बंदा सेन हो, क्लेम ये करे वो सेन है, एक जगह पर एक क्लेम को अनसाइंटिफिक मान चुका हुआ है कि अनसाइंटिफिक है, ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, रैशनली, एम्पिरिकली, ऑब्जर्वेशनल की बेसिस पे ये चीजें नहीं सिद्ध हो पा रही, फिर उसको डिफेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो तू पागल है या तू ही पागल है कि जो हमारा समय जाया कर रहा है। फिर हम तुम्हारे साथ बहस क्यों कर रहे हैं? ऐसे कज बैसी पंगे, फारिग बैठा हूं जाके चलो चबड़ 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 करता हूं। ये क्या बात हुई? ये क्या तमाशा है? भाई पहले स्टैंड लो कि भाई मैं इसको ठीक मानता हूं, ये सब सही है, फिर उस पर तुमसे बात कर लेंगे। क्योंकि तुम्हें पता था कि माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर तुम कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते उस चीज के ऊपर, तो फिर बात क्यों करनी? ऐसे टाइम जाया, भाग जाओ यहां से, वक्त जाया करने आ जाते हैं। अच्छा खैर, आप अपना पॉइंट रख दें सही मुस्लिम साहब। हाँ, मैं एक्चुअली आपसे 2-3 दिन पहले बात की थी ना, मैंने मेरा एक पॉइंट था, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था उस पे, तो मेडिकल से रिलेटेड है। हाँ वही एक्चुअली क्या है कि जो अहराम और जो दूसरी जो टर्म है ना, जी। रुया और मनाम, हाँ इसके हवाले से, तो जी। ये जो बात मिरेकल की चल रही है, तो ये मतलब मेरी पोजीशन है ये। जी। आप हो सकता है आप मेरी थोड़ी सी इस पे इस्लाह कर दें। तो नबी अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी हेलुसिनेशन के उनके ऊपर जो एतराज तो लगते थे, आज भी लग रहे हैं, आज भी लग रहे हैं। और देखिए कि अगर मून स्प्लिट का हमको कोई एम्पिरिकल एविडेंस मिल भी जाए कल साइंटिफिक, फिर भी ये लोग कहेंगे कि इसको कुरान से कनेक्ट करके दिखाओ आप, हम कैसे मान लें कौन से टाइम पे हुआ, वो फिर भी एक बात रह जाएगी। तो जो मुझे जो समझ में आया है कुरान में, इसकी बहुत अजीब दलील मुझे नजर आई है, वो ये कि कुरान में ख्वाब जैसी कोई चीज अल्लाह ने बाकी रखी नहीं। जो कुछ भी है वो हकीकत है, मतलब उसकी जो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिखाई है अल्लाह ने कि ख्वाब कोई भी चीज कुरान में हकीकत ही नजर आएगी, मतलब वो उस वर्ड को पर्पसली हटाया गया वहां से, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं असल में ये कहना चाह रहा था इसमें कि अगरचे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है हमारे ऑडियंस उससे वाकिफ नहीं है, तो शायद उनके लिए ये इररेलेवेंट गुफ्तगू हो, लेकिन मैं एक चीज यहाँ सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि ये बात आप इस बुनियाद पर लेकर चल रहे हैं कि आप ये समझ के चल रहे हैं कि अंबिया और गैर अंबिया के जो ख्वाब हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के होते हैं, जबकि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, मैं बात कर लूं जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव वो ये कि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो हकीकत ही होते हैं। हम उनको ख्वाब कह रहे हैं लेकिन वो हकीकत हैं, और इसीलिए अंबिया के ख्वाब हुज्जत हैं और उनको वही माना जाता है। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था, मैं उसमें जो है एक कैटेगरी तो मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ उन 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ जो कुरान में यूज ऐसे हुई है कि ख्वाब के बहुत नजदीक तो जाती हैं, लेकिन वो टच करके उनके आ जाती है, जिससे पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि जानबूझ के ख्वाब हज़फ किया गया कुरान से, जिससे ये बात साबित हो जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कुरान में रखी है वो सब हकीकत है, शेयर रियलिटी। ये इस बात की मेरे लिए दलील है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि सारे मिरेकल सच्चे हैं, कुरान में जिसका भी जिक्र हुआ है। राइट। आप सल्लल्लाहु ने कुरान की कोई भी आयत ख्वाब की बुनियाद पर, अगरचे उनका ख्वाब हकीकत था, पेश नहीं की। जो भी आयतें कुरान की नाजिल हुई हैं वो बराह रास्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हैं और हालत बेदारी में पहुंची हैं। जी, उसकी दलील कुरान में ये है कि जहां पर भी रुया वर्ड आया ना कुरान के अंदर, मतलब नबी अलैहिस्सलाम के बेसिकली 2 जगह यूज हुआ है।
एक तो सूरह फत की आखिरी आयत में जहां पर वो बोलते हैं कि आपने एक मंजर देखा था, फिर वो मक्का में एंटर होते हैं, उसके बाद हज की वहां पर सारे रिचुअल्स हैं, उसको अल्लाह ने रुइया बोला कि तुम्हारे रुइया को हमने सच कर दिखाया है। मतलब रुइया वर्ड जहां भी कुरान में आया है वो हकीकती मंजर आया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम नाम की कोई चीज कुरान में मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एवरीथिंग इज शियर रियलिटी। ये मेरा पॉइंट था इस पे। ठीक, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।